मैं और मेरे क्लासमेट्स अचानक से एक दिन ज़ॉम्बी एपोकलिप दुनिया में आ जाते हैं। हम एक बस में टेलीपोर्ट हुए होते हैं, पर हैरानी की बात ये होती है कि मेरे साथ सिर्फ क्लास की लड़कियां ही टेलीपोर्ट हुई होती हैं। हमारी बस के चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तभी एक सिस्टम हमारे सामने ओपन होता है। हेलो सर्वाइवर्स, मैं हूँ वे फाइंडर सिस्टम। तुम सबका स्वागत है लास्ट रूट सर्वाइवल ट्रायल में। मैं तुम्हें सर्वाइवल के रूल्स बता देता हूँ। हर एक बस के अंदर 30 से 50 प्लेयर्स होते हैं। दूसरा रूल ये है कि हर बस सुबह के 7 बजे शट डाउन हो जाएगी। हर किसी को 2 मिनट के अंदर बस से बाहर निकलना होगा। अगर कोई 2 मिनट पूरे होने के बाद भी बस के अंदर होगा तो वो तुरंत मर जाएगा। तीसरा रूल है, बस शट डाउन या तो कुछ सेकंड्स के लिए होगी या तो कुछ मिनट्स के लिए। सारे सर्वाइवर्स अपना ध्यान रखिएगा, वरना एक गलती और आप मर भी सकते हैं। चौथा रूल ये है कि आपकी जो बस है वो कुछ स्टॉप्स पर जाकर रुकेगी। या तो उन स्टोर्स पर आपको सप्लाईज मिलेंगी या फिर आपकी मौत। और हाँ, कुछ प्लेयर्स टैलेंट्स भी अवे कर सकते हैं। रोड बाउंड रियाल में हर एक जगह डेंजरस है। ज़ॉम्बीज, बुरी आत्माएं और मॉन्स्टर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके ड्राइवर को इस बस को हेवन तक ले जाना होगा। हमने आपको इतना ज्यादा डेंजरस टास्क दिया है, इसीलिए हम आपको बिगिनर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसकी वजह से 3 दिनों के लिए आपकी डिफिकल्टी काफी लो होगी। सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नोरा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि वो तो आराम से अपने घर पर बैठी थी। तभी मैं खड़ा होकर बस को देखने लगा हूँ। मैं देखता हूँ कि पूरी बस में सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं। सबको गिनने के बाद मुझे पता चलता है कि इस बस में टोटल 42 प्लेयर्स हैं। बाकी की लड़कियां भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हमारी बस की खिड़की के पास आ जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। तभी हमारा सिस्टम हमें हमारी बस का नाम बताता है, 15,200। वो सारे प्लेयर्स से बस के लिए एक ड्राइवर चुनने को कहता है। जो बस का ड्राइवर होगा वो बस को और सारे प्लेयर्स को मैनेज करेगा और उसे ही सबको लेकर हेवन तक जाना होगा। नोरा कहती है, ड्राइवर बनने के लिए मैं हमारे क्लास प्रेसिडेंट लूकस को वोट देती हूँ। नोरा के ये कहते ही बाकी सारी लड़कियां भी मुझे ही वोट देती हैं, पर उनमें से एक लड़की इस बात पर सडनली डिसएग्री कर देती है और कहती है, मैं तो खुद को वोट देती हूँ। उसके पास बैठी उसकी दोस्त भी उसी को ही वोट देती है। इन दोनों लड़कियों को देखकर बाकी सारी लड़कियों को काफी गुस्सा आता है। तभी सिस्टम वापस से ओपन होता है और बताता है कि ड्राइवर को क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, वो अपनी बस को ऑपरेट और अपग्रेड कर सकता है। वो दूसरे ड्राइवर्स के साथ ट्रेड भी कर सकता है। तीसरा, वो अपने बस के प्लेयर्स को एक्सपेल भी कर सकता है। खैर, क्योंकि ब्रियाना ने खुद को वोट दिया था, इसीलिए नोरा कहती है, कुछ लोगों को सच में अपनी लिमिट्स के बारे में नहीं पता होता। ग्लासेस वाली लड़की कहती है, उन्हें अपने आप को गौर से देखना चाहिए। ब्रियाना खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, आखिर तुम लोगों ने लूकस को ही क्यों चुना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी क्लास का प्रेसिडेंट है? एक ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है, लूकस, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम जरूर इस गेम को सर्वाइव कर लेंगे। मैं गहरी सोच में खो जाता हूँ। तभी सिस्टम मुझे बताता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे वोट्स के हिसाब से आप ड्राइवर बन चुके हैं और आपको एक एस रैंक का टैलेंट मिला है। आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे डेली। पहला ऑप्शन है पानी की 100 बोतल्स, दूसरा ऑप्शन है 5 गैलन जग्स। इनमें से एक को चूज करिए। मैं 100 बोतल्स को चूज कर लेता हूँ। बिगिनर्स के तौर पर हमें कुछ और भी सप्लाईज मिले होते हैं। तभी एक लड़की मुझसे सिस्टम के टॉप लेफ्ट में एक और चीज को चेक करने के लिए बोलती है। जब मैं उस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तब मेरे सामने और भी कई ऑप्शन आते हैं। मैं लाइव चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मुझे दूसरे सर्वाइवर्स दिखाई देने लगते हैं। वो सब भी यहाँ पर अचानक से आए होते हैं। कुछ समझदार लोग पहले ही समझ चुके होते हैं कि एक सर्वाइवल गेम है और एक बस तो पूरे जिम वाले लड़कों से ही भरी होती है। उन्हें आपस में एक दूसरे की पसीने की बदबू आ रही होती है। मैं अपनी बस को देखता और खुश हो जाता हूँ। चलो, मेरी बस में तो सिर्फ प्यारी प्यारी लड़कियां ही हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। तभी एक सफेद बालू वाली लड़की आकर मुझे बता दिया, मुझे एक बी रैंक का टैलेंट मिला है, जाइडेंटिफिकेशन। मैं 10 फुट की जाइंट बन सकती हूँ। इस लड़की का नाम रायले होता है। इसका टैलेंट इसे बड़ा बना देगा। ये सोचकर एमसी के नाक से खून आ जाता है, क्योंकि ये डर के सोच रहा होता है कि जब इसका साइज बड़ा होगा तब इसके कपड़े भी फट जाएंगे। ये बंदा इमेजिन कर रहा होता है वो चीज। तभी वो चश्मा वाली लड़की बताती है, उसे इस रैंक का टैलेंट डिवाइन इंसाइट मिला है और वो हरे बालों वाली को ए रैंक का हीलिंग टैलेंट मिला है। वो मुझसे कहती है कि वो मुझे मरते हुए बचा सकती है और मुझे पहले की तरह तंदुरुस्त बना सकती है। नोरा बताती है कि उसे इस रैंक टैलेंट इनहेंस फिजिक मिला है। उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी इसकी वजह से। नोरा सबसे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको सर्वाइव करना होगा। रायले उससे आकर कहती है, परेशान मत हो नोरा, हम बेवकूफ नहीं है। मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, जो कि होता है बस चलाना। हमें रात हो चुकी होती है। तभी सिस्टम वार्निंग देता और कहता है, बस पे जल्दी ही खतरा आने वाला है। ड्राइवर को जितनी हो सके उतनी स्पीड में बस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनते ही मैं सबसे कहता हूँ, अपनी सीटों को जल्दी से पकड़ लो। उसके बाद मैं एक्सीलेटर पर पूरी जोर से पैर रख देता हूँ और ज़ॉम्बीज़ के बीच से स्पीड में निकल जाता हूँ। मुझे कम से कम 14 घंटे तक ये बस चलानी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कर लूंगा। अब क्लास की बाकी लड़कियों का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी सिस्टम मुझे बताता है, आप एक हार्बर मार्केट के बहुत करीब हैं। ये सुनते ही मैं बस को तुरंत रोक देता हूँ। मुझे पता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस मार्केट में खतरा हमारा इंतजार ना कर रहा हो।
हूँ। नोरा मुझसे पूछती है कि तुम रुक क्यों गए। मैं अपनी ड्राइवर की सीट से उठकर सबको बताता हूँ हमारा पहला स्टॉप है हार्बर मार्केट। मैं विवियन के पास जाकर कहता हूँ तो हमें बताओ कि उस हार्बर मार्केट में क्या है। विवियन अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करती है और उस मार्केट को अपने टैलेंट की वजह से देखने लगती है। जैसे ही वो मार्केट के अंदर देखती है उसे अंदर ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि छुप कर बैठे होते हैं। विवियन सबको बताती है हमारा ये स्टॉप काफी ज्यादा डेंजरस है, उस मार्केट के अंदर ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। ये सुनकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। मैं सबसे कहता हूँ उस मार्केट में आखिरकार सप्लाईज है, हमें वहाँ जाना ही होगा। तभी ब्रियाना खड़ी होती है और मेरे पास आकर मुझसे कहती है तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम क्यों नहीं चले जाते उस मार्केट के अंदर, तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ ये अभी भी जेंडर कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। ब्रियाना हमेशा क्लास को स्किप करा करती थी और वो मुझसे हमेशा जलती रहती थी। ब्रियाना की बातें सुनकर नोरा खड़ी हो जाती है और कहती है ओए तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम लुकस को मरवाना चाहती हो। वो नोरा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहती है इसकी जगह फिर तुम क्यों नहीं चली जाती मैडम नोरा, मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं है। नोरा तुरंत कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं जा रही हूँ, हमें उन सप्लाईज की जरूरत है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। रायले भी खड़ी हो जाती है और कहती मैं भी चलूंगी। जोई भी कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, अगर तुम में से किसी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया तो मैं तुम्हें ट्रीट कर दूंगी। जोई ज़ॉम्बी को गोल्डन एप्पल के साथ पोशन देकर हील कर रही है। काफी टाइम हो गया माइनक्राफ्ट खेले हुए। खैर ब्रियाना कहती है तुम लोग जाओ, मैं तब आऊंगी जब मुझे सब कुछ सेफ लगेगा। मैं सबसे कहता हूँ क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ इसीलिए मैं आगे जाऊंगा और जिसको भी डर लग रहा है वो इसी बस में रहे। पर हाउस मार्केट में जो भी पहले जाएगा उसे अपनी पसंद की चीजें लाने का हक है। मेरी बातों पर तीनों लड़कियां एग्री करती हैं। ये देखकर मैं मुस्कुराता हूँ और फिर विवियन से कहता हूँ विवियन तुम यहीं पर रुकना, तुम्हारे टैलेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। विवियन मेरी बात मान लेती है। तभी अचानक एक एमा नाम की लड़की उठती है और कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। जब वो ये कह रही होती तभी सिस्टम बताता है अटेंशन प्लेयर बस अपने स्टॉप पर आ चुकी है, जल्दी से एक्सप्लोरेशन टीम को मार्केट में भेजो। तुम लोग जितना देर करोगे ज़ॉम्बीज उतना ही तुमसे अट्रैक्ट होंगे। मैं सबसे कहता हूँ जो भी चलना चाहते हैं वो मेरे पीछे आओ। नोरा मेरे पास आकर कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं उससे कहता हूँ चलो अब चलते हैं। हम जैसे ही बस का गेट खोलते हैं वैसे ही बाहर से काफी खतरनाक हवा आती है। हम लोग बस से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ ब्रियाना काफी ज्यादा जेलस होती है और कह रही होती है ये क्लास के 3 लोग कितना ज्यादा शो ऑफ करते हैं, ये लोग बस लकी है कि इन्हें इतना अच्छा टैलेंट मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़ॉम्बीज तुम सबको मार दें। एक तो जब भी ऐसे कैरेक्टर्स किसी भी स्टोरीज में होते हैं उन्हें देखते ही मूड खराब हो जाता है। खैर जब हम स्टोर के पास पहुंचते हैं तो हम बाहर ही रुक जाते हैं। मैं सबसे कहता हूँ मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ, पर नोरा मुझे रोक कर कहती है लूकस मुझे आगे जाने दो, मेरी बॉडी इनहेंस्ड है। तभी एमा हमारे पास आती है और कहती है तुम दोनों पहले मुझे जाने दो, तुम दोनों की पावर्स बहुत ही ज्यादा कीमती है, अगर तुम्हें ज़ॉम्बीज ने काट लिया तो हम उसका रिस्क नहीं ले सकते। जब नोरा उसे मना ही करने जा रही होती कि ये बहुत डेंजरस है तब एमा कहती है मुझे जाने दो नोरा, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी बहन का ख्याल रखना। उसकी बातें सुनकर हम दोनों मान जाते हैं। एम्मा पहले स्टोर के पास जाकर थोड़ी खटखट करती है पर कोई भी ज़ॉम्बी बाहर नहीं आता। ये देखकर मैं समझ जाता हूँ ये ज़ॉम्बीज थोड़े स्मार्ट हैं। एम्मा उसके बाद स्टोर का गेट खोलकर अंदर चली जाती है। वो आगे जाने लगती है। जब वो अपने आसपास की चीजों को चेकआउट कर रही होती है तभी शेल्फ्स के पीछे से ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। वो जमीन पर गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर होता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नोरा तुरंत अंदर भागते हुए आती है और सबको अटैक करने का सिग्नल देती है। सबसे पहले आगे जाकर नोरा एक ज़ॉम्बी के मुंह पर बहुत ही खतरनाक किक मारती है, इतनी खतरनाक है कि उस ज़ॉम्बी का सर ही अलग हो जाता है उसके शरीर से। रायले मुझे पीछे करते हुए कहती है तुम लोग मेरे पीछे रहो, बाकी के ज़ॉम्बीज को मैं देख लेती हूँ। उसके बाद वो अपना साइज बड़ा करती है और जैसा हमारा एमसी सोच रहा था उसके कपड़े फट जाते हैं। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसे देखते ही एमसी की नाक से खून आ जाता है। जैसे ही उसके और ज्यादा कपड़े फटते हैं एमसी की नाक से खून फुहारे जैसा बहने लगता है। रायले बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है पर वो फैसला करती है कि पहले वो जाकर ज़ॉम्बीज को मारेगी, उसके बाद में इन सारी चीजों के बारे में सोचेगी। वो आगे जाकर जो ज़ॉम्बी एमा के ऊपर बैठा होता है उसे लात मारकर दूर कर देती है और उसे मारकर एमा को बचा लेती है। हम सब जल्दी से एमा के पास जाते हैं। रायले भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे इसलिए मैं उसे अपनी शर्ट दे देता हूँ। ऑफ कोर्स यार मैं जेंटलमैन हूँ। वो मुझसे शर्ट लेते हुए सोचने लगती है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी लूकस यहाँ पर एक अकेला लड़का है। वो मेरी दी हुई शर्ट को पहन लेती है पर एमा को बचाने में हमने काफी देर कर दी होती है। वो ज़ॉम्बी उसे काट चुका होता है। एमा की आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ जाती है कि अब वो मरने वाली है। मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ और उसे उठा लेता हूँ। तभी जोई वहाँ पर आती है और कहती है मुझे इसे हील करने दो। वो आते ही एमा के घाव को हील करने लगती है। एमा मुझसे कहती है लूकस क्या मैं मरने वाली हूँ। मैं उससे कहता हूँ ऐसी बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी वो मेरा हाथ पकड़ कर कहती है मैं तुम्हें कब से ये बताना चाहती थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर मैं शौक हो जाता हूँ, क्या इसने मुझे अभी अभी कन्फेस करा है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए एमा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना होता है। एमा आगे कहती है उस इंसान की बाहों में मरना जिसे मैं पसंद करती हूँ ये इतना भी बुरा नहीं है। वो अपने मन में सोचने लगती है अगर लूकस मुझे किस करता है तो मैं बिना किसी रिग्रेट्स के मर सकती हूँ। एमा कहती है लूकस मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम मेरी एक आखिरी विश पूरी कर सकते हो। मैं उससे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी कहोगी मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। एमा कहती है लूकस क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। ये सुनते ही मेरा चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। एमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है क्या तुम ये विश पूरी नहीं कर सकते। मैं थोड़ा शौक जरूर होता हूँ पर कहता हूँ मैं क्यों नहीं कर
सकता, मैं जरूर करूंगा। ये कहने के बाद लूकस उसे किस कर लेता है। एमा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो मरने के लिए तैयार होती है, पर तभी जोई उसके सारे घाव को ठीक कर देती है और वो जिंदा बच जाती है। ये सोचकर उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में कहती है, मैं मरने नहीं वाली क्या अब? पर मैंने तो ऑलरेडी लूकस को किस कर लिया है। वो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि बेहोशी हो जाती है। जोई कंफ्यूज होती है कि मैंने तो इसे हील कर दिया, आखिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा है। पर एमा का तो शर्म के मारे सर ही फट रहा होता है। मैं एमा से कहता हूँ, मैं तुम्हें उठने में तुम्हारी मदद करता हूँ। नोरा और राइले काफी ज्यादा जेलस लग रही होती हैं, पर विवियन मुस्कुरा रही होती है। मैं भी इनके रिएक्शन देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। देता हूँ सप्लाईज जमा करने के लिए। चारों लड़कियां तुरंत मेरी बात मान लेती हैं और निकल जाती हैं सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए। मैं जाकर फ्रिज में से पानी की बोतल्स लेता हूँ। तभी ब्रियाना चुपके से स्टोर के अंदर आती है और सप्लाईज को चुराने का सोचती है, पर तभी राइले उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ब्रियाना, लूकस ने पहले ही कह दिया था, जो भी यहाँ पर पहले आएगा वो अपनी पसंद का सामान ले सकता है। तुम अपनी बारी का इंतजार करो। ये सुनकर ब्रियाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा सप्लाईज हैं, अगर मैं कुछ ले भी लेती हूँ तो क्या ही गलत हो जाएगा। पर तभी मैं भी वहाँ पर आ जाता हूँ। ब्रियाना से कहता हूँ, बस में वापस चले जाओ, तुम्हारी बारी तब आएगी जब हम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ब्रियाना कहती है, तुम लोग कुछ छोड़ोगे ही नहीं क्या? तुम लोग मुझे भूखा देखना चाहते हो? नोरा उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी दिक्कत है, अब यहाँ से बाहर चली जाओ चुपचाप, और धक्का देकर उसे स्टोर से बाहर कर देती है। ब्रियाना को मजबूरी में बस में वापस आना पड़ता है। शुक्र करो कि तुम्हारी बस का ड्राइवर लूकस है, मैं होता तो तुम्हें कब का बस से बाहर फेंक चुका होता। मुझे नहीं पसंद ये अनोइंग कैरेक्टर्स। खैर, स्टोर के अंदर मैंने अपने लिए काफी सारा सामान ले लिया होता है। मैं देखता हूँ कि जोई सिर्फ और सिर्फ चिप्स के पैकेट ही ले रही होती है। मैं उससे कहता हूँ, जोई, तुम जो चाहो वो ले सकती हो, पर तुम सिर्फ चिप्स ले रही हो। जोई काफी देर तक तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती, फिर पलट कर मुझसे कहती है, लूकस, मैं तुम्हें अपने चिप्स नहीं देने वाली। मैं जोई के पास जाकर कहता हूँ, तुम इन कैंस को भी तो ले सकती हो, यहाँ पर बहुत सारे हैं। पर जोई कहती है, नहीं, मुझे चिप्स पसंद है। तभी राइले आकर उन कैंस को लेने लगती है और कहती है, अगर ये इन्हें नहीं ले रही है तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। राइले के फटे कपड़े देखने के बाद दोबारा से एमसी की नाक से खून आ जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, हमें राइले के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कपड़े चाहिए। उसके बाद हम लोग अपना अपना सामान लेकर स्टोर से बाहर आ जाते हैं और बाकी सबसे कहते हैं, अब तुम्हें जो कुछ भी लेना है अंदर जाकर ले लो। ब्रियाना सबसे पहले स्टोर के अंदर जाती है बाकी लड़कियों के साथ। हम पांचों लोग बस के अंदर आ जाते हैं। नोरा मुझसे कहती है, लूकस, मेरी इन्वेंट्री पूरी खाने से भरी हुई है, क्या मैं पानी के बदले उन्हें ट्रेड कर सकती हूँ? मैं उससे कहता हूँ, हाँ, क्यों नहीं। तभी विवियन बताती है, लूकस, स्टोर के अंदर जो शेल्फ है हम उन्हें डिसमेंटल कर सकते हैं और उससे हमें आयरन इनगट्स मिल जाएंगे, जिससे हम आगे चलकर बस को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि ये जो बस है वो लार्ज आइटम्स को ब्रेक करके उन्हें बेसिक मटेरियल्स में बदल सकती है। जो टेबल्स होते हैं वो लकड़ी बन सकते हैं और जो आयरन के शेल्फ हैं वो आयरन इनगट्स बन सकते हैं। तभी क्लास की बाकी लड़कियां स्टोर से निकलकर बस पर वापस आ रही होती है। उनमें से एक लड़की कंप्लेन करते हुए बोल रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, पर जो लोग पहले गए थे उन लोगों ने एक भी पानी की बोतल वहाँ पर नहीं छोड़ी। दूसरी लड़की उससे कहती है, अब कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला, अगर हम पहले जाते तो हमें मिलता, इसमें हमारी गलती है। तभी हम उन सारे आयरन शेल्फ्स को आयरन इनगट्स में बदल देते हैं। उन शेल्फ्स की मदद से हमें 210 आयरन इनगट्स मिले होते हैं। 10 आयरन इनगट्स हम बस को अपग्रेड करने में लगा देंगे, बाकी के 200 हम स्टोर कर लेंगे। पर अब मेरी इन्वेंट्री में जरा सा भी स्टोरेज नहीं बचा होता। मैं उन सारी लड़कियों से पूछता हूँ, किसी की इन्वेंट्री में जगह खाली है? तभी एमा की जुड़वा बहन खड़ी होती है और मेरे पास आती है, मेरी इन्वेंट्री में काफी जगह है, तुम उनका यूज कर सकते हो। ये सुनकर मैं उसे शुक्रिया बोलता हूँ। वो शर्माते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मदद करके खुशी हुई। उसके बाद वो उन सारे आयरन इनगट्स को अपनी इन्वेंट्री में रख लेती है। मैं उसे 2 पानी की बोतल्स देते हुए कहता हूँ, अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसके बाद बस वापस से चलना शुरू करती है। नोरा ड्राइवर सीट के पास बैठी होती है और क्योंकि मैं ड्राइविंग करते हुए खाना नहीं खा सकता हूँ, इसीलिए नोरा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है और हम लोग आगे बैठे काफी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। पीछे से ये सब देखकर जोई कहती है, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बाकी की लड़कियां भी हमें देखकर खुश होती हैं और थोड़ा टीज करते हुए कहती हैं, लग रहा है क्लास में एक दूसरे से चिपके रहना इन लोगों के लिए काफी नहीं था और अब तो ये इसको अपने हाथों से खाना खिला रही है। जरा देखो तो नोरा ब्लश कर रही है। नोरा इस टाइम पर बिल्कुल लूकस की मॉम जैसा बिहेव कर रही है। तभी हम अपनी जुड़वा बहन से कहती है, हम वैसे भी इतना खाना नहीं खाते हैं, तो हम लोग आपस में अपना खाना शेयर करते हैं ताकि हम लोग खाना और बचा सकें। तभी एक मोटी लड़की जो कि ब्रेड खा रही होती है वो अपनी ब्रेड फेंक देती है और एमा के पास जाकर उसके कंधे पर जोर से हाथ रखती है, जिससे एमा डर जाती है। वो लड़की कहती है, मुझे अपना खाना दे दो। हमें एमा की आदत से पता चलता है कि ये लड़की क्लास में उसे हमेशा बुली करा करती थी, उसके पैसे छीनना, उसे रुलाना और उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ना। पर इस बार एमा नहीं डरती, वो डायरेक्ट उठकर कहती है, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देने वाली। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। एमा कहती है, अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, मुझे अकेला छोड़ दो। सारी लड़कियां एमा की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती हैं। तभी उस बुली को गुस्सा आ जाता है और वो काफी गुस्से में कहती है, तुम कमीनी कहेंगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो एमा को मारने ही जा रही होती है पर एमा उससे बच जाती है। एमा की बहन उसके सामने आकर कहती है, मेरी बहन को परेशान करना बंद करो। वो बुली उससे कहती है, तो तुम्हें भी मार खाना है, इनके शोर की वजह से मैं इनके पास आ जाता हूँ। वो बुली मुझसे कहती है, लूकस, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है।
एमा ने मुझसे पैसे ले रखे थे, इसीलिए मैं उसके बदले उससे खाना मांग रही हूँ। ये सुनकर एमा की बहन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, उल्टा तुमने मेरी बहन से पैसे छीने हुए हैं और अब तुम हमारा खाना भी छीनना चाहती हो। इस बुली लड़की को देखकर मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, इसीलिए मैं इसे एक जोर का थप्पड़ मारता हूँ। ये देखकर वो गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने मुझे मारा कैसे? अगर तुम्हारी औकात हो तो मुझे दोबारा मार के दिखाओ। ये सुनकर मेरा और मूड खराब हो जाता है, इसीलिए मैं उसे एक थप्पड़ मारता हूँ, दो थप्पड़ मारता हूँ, तीन थप्पड़ मारता हूँ और चार थप्पड़ मारता हूँ, इतना कि वो जमीन में गिर जाती है। मैं उससे कहता हूँ, मैंने तुझे 4 बार मारा, अब तू मेरा क्या कर लेगी मुझे बता। अब वो बोली मुझसे थोड़ा डर चुकी होती हूँ, मुझसे कहती है, आखिर तुम इन लड़कियों को बचा क्यों रहे हो? ये मेरी क्लासमेट्स भी हैं और मेरी पैसेंजर्स भी। अब से मैं 2 रूल्स बना रहा हूँ। पहला, अपने क्लासमेट्स को हर्ट मत करना। दूसरा, हर एक चीज फेयर होनी चाहिए। अगर तुम्हें खाने के लिए सप्लाईज चाहिए तो जब मार्केट और स्टोर पर बस रुकेगी तब जाकर वहां से खुद ले लो, या फिर किसी और से इक्वल वैल्यू का कोई सामान ट्रेड करो। मैं उस बुली के पास बैठ कर कहता हूँ, अगर मैंने किसी को भी मेरे रूल्स तोड़ते हुए देखा। वो बुली कहती है, तो तुम क्या करोगे? मैं उठकर उससे कहता हूँ, मैं तुरंत उन्हें अपनी बस से एक्सपेल कर दूंगा, और ये ड्राइवर की एक पावर है। अगर तुम में हिम्मत हो तो दोबारा रूल तोड़ कर देखो। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। वो तुरंत एमा से माफी मांगती है उसका खाना चुराने के लिए। एमा उसे माफ कर देती है और कहती, दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं एक स्माइल के साथ दोबारा अपनी ड्राइविंग सीट पर वापस चला जाता हूँ। मुझे देखते हुए एमा अपने मन में कहती है, अगर लूकस यहाँ पर ना होता तो ये लड़की हमें अभी भी बुली कर रही होती। उसके बाद हम लोग ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए एक रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। तभी वर्ड चैट से मुझे एक आदमी का मैसेज आता है। वो मुझसे कहता है, मेरे पास एनर्जी कोर है, क्या तुम ये खरीदना चाहोगे? मैं उससे उसका प्राइस पूछता हूँ। वो कहता है, मुझे 300 पानी की बोतल्स चाहिए और 500 खाने के डिब्बे। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो आदमी कहता है, याद रखना कि मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो कि इस सेक्टर में एनर्जी कोर को बेच रहा है। इससे तुम अपनी बस को अपग्रेड कर सकते हो, एक और बार सोच लो। मैं भी उससे कहता हूँ, और मैं भी इस सेक्टर में एक अकेला इंसान हूँ जो कि पानी को बेच रहा हूँ, तो एक बार दोबारा सोच लो। मेरी बात सुनकर वो बंदा सोचने लग जाता है और आखिरकार मेरे ऑफर को मान लेता है। मैं उससे डील फाइनल करने के बाद एनर्जी कोर को खरीद लेता हूँ और काफी ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि अब मैं बस को अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं बस को अपग्रेड होने पर लगा देता हूँ। बस काफी तेजी से हिलना शुरू करती है और सारी लड़कियां घबरा जाती हैं। बस ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है। ये देखकर रायले शॉक हो जाती है, क्या अभी बस अपने आप अपग्रेड हो गई? अब इस बस में और भी ज्यादा सीट्स हैं। सिस्टम तुरंत मेरे सामने आकर मुझे बताता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपकी बस लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। रिवॉर्ड में आपको लार्ज वाटर कैरेक्टर ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। एक नए फ्यूचर को अनलॉक किया जा रहा है, द मॉड्यूल मार्केट प्लेस। रिवॉर्ड्स को देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। एक लार्ज वाटर ब्लूप्रिंट, इसकी मदद से हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। और साथ ही में एक मॉड्यूल मार्केट प्लेस, उसमें हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं बस को। इसकी मदद से हम लोग बस के अंदर बेडरूम भी बना सकते हैं। तभी सिस्टम सबको बताता है, लूकस वो पहला ड्राइवर है सेक्टर 6 में जिसने अपनी बस को अपग्रेड किया है। उसकी स्किल एयर स्लैश को अनलॉक किया जा रहा है और साथ में 5 स्टेट पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। नोरा मुझे कोका कोला पिलाती है। तभी एक लड़की मेरे पास आकर कहती है, लूकस, क्या तुम मुझे 20 वुड और 50 आयरन इंगट्स दे सकते हो? मैं उससे बोलता हूँ, क्या तुम एक पपेट को बनाना चाहती हो? जिस पर वो हाँ कहती है। फिर मैं उस लड़की से कहता हूँ, मैं तुम्हें वो दे तो दूंगा, पर उसके बदले तुम क्या ट्रेड करोगी? तभी अचानक से इस बस की लाइट चली जाती है और सारी लड़कियां डरने लगती हैं। मैं इस मूवमेंट पर भी शांत रहता हूँ और आसपास देखने लग जाता हूँ। तभी मुझे बस के सामने एक ज़ॉम्बी दिखता है। मैं बस को इधर उधर मोड़ता हूँ और आगे जाते हुए उस ज़ॉम्बी को कुचल देता हूँ। मैं फुल स्पीड में बस को यहाँ से भगाता हूँ। सारे प्लेयर जानते थे कि जो ज़ॉम्बीज हैं वो रात में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ॉम्बीज हमारी बस के पीछे भागने लगते हैं। मैं उन ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे निकले जा रहा होता हूँ। विवियन कह दिया, ये सारे के सारे लो रैंक्स के ज़ॉम्बीज हैं। यहाँ पर इनके जैसे बहुत सारे हैं और ये बार बार रिस्पॉन हुए जा रहे हैं। लूकस, तुम्हें आज पूरी रात गाड़ी चलानी होगी। ये सुनकर मैं पगला जाता हूँ। मेरी आंखों के नीचे पहले से ही डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं। मैंने पूरी रात ये गाड़ी चलाई है और अब पूरी रात भी मुझे ही चलानी है। नोरा कहती है, तुम्हारी जगह मैं ये चला लेती, पर ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को ही बस चलाने देता है। तभी सिस्टम बताता है, ड्राइवर के पास एक और प्रिविलेज होता है, वो किसी और प्लेयर को टेम्परेरी बेसिस पर अपने बदले बस चलाने दे सकता है। विवियन कहती है, तुम्हारे बदले मैं भी बस चलाऊंगी। जोई भी सेम कहती है, पर तभी राइले जोई के पीछे आकर कहती है, तुम तो बस चलाने के बारे में सोचना भी मत। तुम इतनी ज्यादा छोटी हो कि तुम्हारे पैर पैंडल्स तक पहुंचेंगे ही नहीं और तुम्हारा सर मिरर्स को नहीं देख पाएगा। अगर तुम बस चलाओगी तो बाहर से ऐसा लगेगा कि बस खुद ब खुद चल रही है। राइले हंसती है और जोई चुपचाप बैठ जाती है। आगे रात में बस को नोरा चलाने लगती है। जो बस चलाने के लिए तैयार होता है, मैं उससे कहता हूँ, कुछ भी करना, बस बस को रोकना मत। अगर ये बस रुकती है तो हम सब मारे जाएंगे। नोरा भी ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी सिस्टम मुझे बताता है कि बस की ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है और वो 19 की हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि बस की ड्यूरेबिलिटी का 1 पॉइंट कम हो चुका है। उसके बाद मैं लाइव चैट को चेक करता हूँ। सारे के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ से डरे हुए होते हैं। कोई बताता है कि उनके बस की ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट से घट रही है हर 3 घंटे में। लाइव चैट में सारे के सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं अंगड़ाई लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। जब थोड़ी देर बाद मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि राइले ड्राइव कर रही होती है। अगला दिन लग चुका होता है। सिस्टम दोबारा से मुझे चेक इन के लिए 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन होता है कि मैं इन्वेंट्री के 10 स्लॉट्स को एक्सपेंड
करके उसे 50 का कर लूं। ऑप्शन 2 में मुझे 3 रैंडम कॉमन वेपन्स मिल रहे होते हैं। ऑप्शन 3 में मुझे 100 बॉटल्स मिल रही होती हैं डाइट कोक की। मेरा दोस्त इसकी जगह होता तो वो बिना सोचे समझे डायरेक्ट ऑप्शन 3 को चुनता, पर मैं ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करता हूँ और इन्वेंट्री के 10 स्लॉट्स को 50 में बदल देता हूँ। मैं जब आगे खोल कर इधर उधर देखता हूँ तभी पूरी बस बहक जाती है। सिस्टम मुझे तुरंत वार्निंग देता है, ड्राइवर लूकस, तुम्हारी बस शट डाउन हो चुकी है। अब से 2 मिनट के अंदर बस पूरी खाली हो जानी चाहिए। 2 मिनट बाद जो भी इस बस से नहीं निकला होगा वो तुरंत मर जाएगा। हम दूसरे बसों का सीन देखते हैं जहाँ पर इसी शट डाउन की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। ये बस 35 मिनट के लिए शट डाउन हुई होती है। हम सब तुरंत अपनी बस से निकलने लगते हैं और रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं जब काफी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सारी लड़कियां आपस में चिपकी हुई खड़ी होती हैं ताकि उन्हें ठंड कम लगे। नोरा मुझे भी उनके पास बुला दिया, पर ब्रियाना गुस्से में कहती है, नोरा क्या तुम पागल हो चुकी हो, वो एक लड़का है। नोरा कहती है तो क्या हुआ, अगर तुम्हें लूकस नहीं पसंद है तो तुम हमसे दूर हो जाओ। पीछे से एमा कहती है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लूकस को अकेला ठंड में खड़ा होना नहीं चाहिए, वो बीमार पड़ सकता है। जोई भी मुझे अपने पास बुलाती है। वो दोनों की दोनों मुझसे आकर चिपक जाती हैं ताकि मुझे ठंड कम लगे, पर ब्रियाना उन लोगों को कैरेक्टरलेस कह रही होती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी, इसीलिए जिसके पास जो कुछ भी होता है वो उसे खाने लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। मैं क्रैकर निकाल कर खाने लगता हूँ, नाश्ते के लिए इतना काफी होगा। तभी शट डाउन के 35 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। मैं सबसे बस पर वापस जाने के लिए कहता हूँ। एमा इस टाइम पर बस को चला रही होती है। मैं लाइव चैट को देख रहा होता हूँ। कोई बताता है कि उनकी बस में एक बंदा बाथरूम में ही मर गया क्योंकि वो शट डाउन होने के बाद बाहर नहीं निकल पाया था। एक बंदा बताता है कि जैसे ही लाइट्स चली गई थी एक शैडो आई थी और उसने ही उसे मारा था। ये सुनकर लाइव चैट पर एक लड़की डर जाती है। ऐसे ही लाइव चैट्स पर काफी सारी बातें हो रही होती हैं। थोड़ी देर तक लाइव चैट्स देखने के बाद मैं उसे बंद कर देता हूँ। बस का शट डाउन होना सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे कुछ भी हो जाए हम इंजन को स्टॉप होने नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी दिक्कत अभी फ्यूल की भी होने वाली है। तभी हम लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहाँ पर 3 अलग अलग रोड्स होती हैं। एमा पूछती है लूकस हमें किस तरफ जाना चाहिए। विवियन कहती है 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके देखती हूँ। विवियन को अपने टैलेंट की वजह से तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पर जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें राइट में चलना चाहिए, वहाँ पर एक गैस स्टेशन है जहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं होगा। एमा उसकी बात मान लेती है और राइट की तरफ बस को मोड़ लेती है। विवियन बताती है लूकस वहाँ पर 4 zombies है और 2 zombie डॉग्स। वहाँ पर जो zombies हैं वो तो लो ग्रेड के, पर जो वहाँ पर डॉग्स हैं वो मिड ग्रेड के हैं। मैं zombie डॉग्स के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होता हूँ, पर क्योंकि विवियन कह रही है कि वहाँ पर रिस्क कम है तो हमारी स्किल्स की मदद से शायद हम वहाँ पर जा सकते हैं। मैं उठकर सबसे कहता हूँ अगला स्टॉप हमारा गैस स्टेशन है और रूल्स पहले की तरह ही है। वो लोग खड़े हो जाए जो कि हमारे साथ पहले जाना चाहते हैं। एक लड़की कहती है लूकस पिछली बार हम लोग खाने के लिए वहाँ पर गए थे, पर इस बार बात फ्यूल की है, तो क्या फ्यूल भी बाकी लोगों में डिवाइड होगा। मैं उससे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि सारे के सारे लोग रिस्क ले रहे हैं, इसीलिए हम फ्यूल को भी आपस में डिवाइड करेंगे। तभी ब्रियाना बोलती है इसकी बिरयानी बनाकर इसको बाहर फेंक दो पहले तो। ये बहुत बोलती है, फिर से कुछ बुरा बोलने वाली है। खैर ये कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो लूकस, तुम ड्राइवर हो इसीलिए फ्यूल तो तुम्हें ही जाकर लाना चाहिए। मैं इस बंदी की बातों पर ध्यान नहीं देता, ये तो पागल है। मैं सबसे कहता हूँ जैसे हम बस के फ्यूल को फिल करेंगे उसके बाद सारे के सारे लोग फ्यूल में भी कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर उसके बदले सप्लाई ट्रेड कर सकते हैं। हमारा रूल है फेयरनेस, इक्वल ट्रेड करना। एक लड़की मेरी बात पर एग्री करते हुए कहती है मुझे लगता है कि लूकस सही कह रहा है, हम हर बार खतरों से भाग नहीं सकते हैं। एक ग्लासेस वाली लड़की कहती है मैं लूकस के साथ जाऊंगी। एक ब्राउन बैडी कहती है मैं भी साथ चलूंगी, मेरे पास कोई टैलेंट तो नहीं है पर मुझे टाइक्वांडो आता है। लाल बालों वाली महिला कहती है लूकस मैं अपने पपेट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन सबको मेरे सपोर्ट में देखकर ब्रियाना चुपचाप जाकर बैठ जाती है। मैं उन सबसे कहता हूँ फिर हम सब साथ में चलेंगे। वो पपेट वाली लड़की अपने मैजिक का यूज करके बस के ऊपर एक पपेट समन करती है। तभी एमा कहती है लूकस वो देखो सामने, हमारे सामने एक और बस है। ये हमारा पहली बार था कि हमने दूसरी बस को हमारे सामने देखा है। तभी सिस्टम उससे कहता है ड्राइवर लूकस तुम्हारा अगला स्टॉप है रिच फ्यूल स्टॉप। ये अलर्ट अभी अभी आया है तो इसका मतलब है कि हम लोग बस 10 मिनट ही दूर हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने से। एमा कहती है कि हमें सामने वाली बस को पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं ये सुनकर कहता हूँ हाँ ऑफ कोर्स आगे एक गैस स्टेशन है, अगर हम लोग वहाँ पर पहले पहुंच जाते तो वहाँ का सारा फ्यूल हमारा होगा और हम लोग एडवांटेज पर आ जाएंगे। एमा बस की स्पीड को बढ़ा लेती है और काफी तेजी से उस बस के पास पहुंच जाती है। हम लोग उस बस को थोड़ी टक्करें भी मारते हैं। हमारा आयरन पपेट उनकी बस पर अटैक करता है। उस बस के अंदर एक पीले बालों वाला लड़का कहता है बॉस हमारे साथ वाली जो बस है उसमें बहुत ही कमाल की लड़कियां हैं। जब उसका बॉस हमारी बस को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो जैसे ही लड़कियों को देखता है वो पगला जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारी बस की स्पीड उनसे इतनी फास्ट क्यों है। उसका बॉस उसे बताता है शायद से इन्हीं लोगों ने अपनी बस को अपग्रेड करा था। ट्रैविस के चेहरे पर आगे की स्माइल आ जाती है और वो कहता है सोचो तो जरा अगर उस बस की सारी लड़कियां हमारी हो जाएं। आगे वो एक सीट के पास जाता है। हरी आंखों वाली लड़की उससे कहती है ट्रैविस आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। ट्रैविस उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कल ही तो पता चला था। वो लड़की घबराने लगती है और उससे कहती है ट्रैविस तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसके पास वाला लड़का हिम्मत करके कहता है ट्रैविस प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दो। बट ट्रैविस उसे थोड़ा सा गरियाता है और अपने हाथ को किसी चीज में स्विच करके उस लड़के को मारता है। वो लड़का काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। हमारी बस उनकी बस से आगे निकल चुकी होती है और हम लोग गैस स्टेशन पर पहले पहुंच जाते हैं। एमा तुरंत इशारा करते हुए कहती है लूकस वो देखो वहाँ पर है zombies और वो zombie डॉग्स।
मैं एमा से बस रोकने के लिए कहता हूँ। मेरे कहते ही वो बस को रोक देती है। मैं बस से बाहर जाते हुए कहता हूँ, चलो सब लोग मेरे साथ आओ। पपेट वाली कहती है, मैं अपने पपेट्स का इस्तेमाल करूंगी ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। उसका पपेट पहले आगे जाता है, फिर उसके बाद हम सारे लोग भी बस से बाहर आ जाते हैं। उन zombies की नजर जैसे ही हम पे पड़ती है, वो बहुत ही तेजी से भागते हुए हमारे पास आने लगते हैं। उन zombies को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वो पपेट तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ zombies को पकड़ लेता है और उन्हें जमीन पर गिराकर खत्म कर देता है। मैं भी तुरंत अपनी एयर स्लैश स्किल का इस्तेमाल करता हूँ और zombie डॉग्स को बीच से काट देता हूँ। मैं इस स्किल को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, हर 2 मिनट में। मैं अपनी टीम से कहता हूँ, अब बाकी सारी चीजें तुम लोग संभालो। नोरा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक ज़ॉम्बी डॉग को किक मारती है। वो दूर जाकर गिरता है। नोरा यहीं पर नहीं रुकती, वो आगे जाकर उसका मुंह तक तोड़ देती है और उस डॉग के मरते ही एक कॉइन उसके पास गिरता है। नोरा उस कॉइन को उठाती है और मुझे देते हुए कहती है, लुकस जरा इसे देखो, ये क्या है। मैं उससे वो कॉइन लेता हूँ और उससे बताता हूँ, ये एक बस कॉइन है। ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर अपने मरने के बाद ये ड्रॉप करते हैं। जितने ज्यादा लेवल के ज़ॉम्बीज या मॉन्स्टर्स होंगे, उतना ही ज्यादा महंगा उनका कॉइन होगा। ये सुनकर नोरा थोड़ी खुश होती है। तभी अचानक से कहीं पर एक ज़ॉम्बी छुपा होता है और हमारी एक क्लासमेट को बाहर निकलकर पकड़ लेता है। मैं तुरंत जाता हूँ और उसे किक मार के उससे दूर कर देता हूँ और सारी लड़कियां आकर उस अकेले ज़ॉम्बी को मारने लगती हैं। वो लोग उसे अपनी लातों से पीट पीट कर ही खत्म कर देती हैं। मैं खड़ा होकर कहता हूँ, ये ज़ॉम्बी तो खुशी खुशी मरा होगा, इतनी सारी लड़कियों ने जो इसे मिलकर मारा है। जब जोई उस लड़की को ट्रीट कर रही होती है, नोरा बाकी के ज़ॉम्बीज को चेक कर रही होती है कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर गलती से वो जिंदा है तो नोरा उन्हें मार देती है। हील होने के बाद वो लड़की जोई को थैंक यू बोलती है। मैं सबसे कहता हूँ, ठीक है सब लोग, डेंजर अब खत्म हो चुका है, अब जाकर तुम सब फ्यूल को ढूंढो, और हाँ, इसकी कन्वीनियंस स्टोर की सप्लाईज को मत भूलना। सारे लोग चले जाते हैं फ्यूल और सप्लाईज लेने। मैं नोरा के साथ चलते हुए अपनी घड़ी देखता हूँ। इन zombies को मारने में हमें 4 मिनट लगे। 6 मिनट में दूसरी वाली बस भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। हमें उन्हें रोकना होगा हमारी सप्लाईज छीनने से। मैं नोरा को बताता हूँ कि दूसरी बस भी जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमें उन्हें रोकना होगा हमारी सप्लाईज चुराने से। नोरा कहती है, लुकस तुम परेशान मत हो, अगर वो हमारी सप्लाईज लेने का ट्राई करते हैं तो मैं मार मार के उनका भरता बना दूंगी। ये सुनकर मैं अपने मन में सोचता हूँ, नोरा का इस रैंक का टैलेंट उसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। नोरा हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, तो मुझे इसकी तो चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे मैं भी स्टोर में जाकर सप्लाईज कलेक्ट करने लगता हूँ और मैं बाकी सबसे काफी ज्यादा तेजी में सामान को कलेक्ट कर रहा होता हूँ। एक सेकंड रुको, इसने सामान के साथ कुछ और भी उठाया है। खैर एमसी फटाफट यहाँ का सारा सामान गायब कर रहा होता है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ता। वो किसी चीज के एक बॉक्स को लिए खड़ा होता है। नोरा आकर उससे कहती है, आखिर तुमने स्मोकिंग करना कब चालू करा। लुकस कहता है, मैं स्मोक नहीं करता, पर कोई ना कोई तो करता होगा, हम सप्लाईज के बदले इसे ट्रेड कर सकते हैं। नोरा कहती है, मैं समझ गई तुम्हारी बातों को, पर तुम बिल्कुल भी मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए दिख मत जाना। तुम हमारे ड्राइवर और दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। मैं उसके गाल खींचते हुए कहता हूँ, तुम तो बिल्कुल आंटियों जैसी बातें कर रही हो। क्या तुमने मुझे पहले कभी स्मोक करते हुए देखा है। बिल्कुल बदतमीज हो। मैं उसके गाल खींचते हुए कहता हूँ, तुम्हारे गाल तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी मेरा ध्यान एक वेपन पर जाता है। मैं नोरा को छोड़कर तुरंत उस वेपन की तरफ जाता हूँ और ये एक फायर एक्स होती है। मैं ये वेपन नोरा को दे देता हूँ। नोरा कहती है, तुम ये वेपन मुझे दे रहे हो, पर तुम्हारे बारे में क्या। मैं उससे कहता हूँ, हम सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो, इसीलिए ये वेपन तुम्हारे लिए परफेक्ट है और मेरे पास मेरी स्किल है, तो मेरे बारे में परेशान मत हो। नोरा मेरी बात समझ जाती है और मुझसे वो वेपन ले लेती है। एमा और बाकी सारी लड़कियां अभी भी सप्लाईज इकट्ठा कर रही होती हैं। एक लड़की दो लड़कियों को प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हुए देखती तो वो आकर उनसे पूछती है, आखिर तुम लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। चश्मे वाली लड़की उसे बताती है, पिछली बार मेरी पूरी इन्वेंटरी भर गई थी और अब मेरी इन्वेंटरी में जरा सा भी स्पेस नहीं बचा है, इसीलिए मैं बैग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आइडिया के बारे में सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस आइडिया के बारे में उसने क्यों नहीं सोचा पहले। ये आइडिया मिलते ही वो भी सप्लाईज को प्लास्टिक बैग्स में भरने लगती है। मैं अपने 30 स्लॉट्स को भर चुका हूँ और इतना मेरे लिए काफी है। अब बारी है फ्यूल की। राइले और जोई इस काम में मेरी मदद करती हैं और हम लोग काफी सारे गैस कैन को उठा लेते हैं। सारा काम होने के बाद मैं और एमा बाहर खड़े होते हैं पंप्स के पास। मैं एमा से कहता हूँ, क्योंकि हमारे फ्यूल कैंस डायरेक्टली बस को फिल कर सकते हैं, तो शायद से ये जो पंप्स हैं वो नकली हो सकते हैं। पर एमा मुझसे कहती है, हमें एक बार इन पंप्स का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। मैं उसकी बात मान जाता हूँ क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होना है। हम लोग हमारी बस को लेकर आते हैं पंप के पास। जैसे ही पंप के पास बस पहुंचती है, मुझे फ्यूल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं तुरंत उस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। वो पंप अपने आप ही निकल कर बस को फिल करने लगता है। उतनी ही देर में दूसरी बस भी यहाँ पर पहुंच जाती है। उस बस के सारे लड़के नीचे उतरते हैं। वो ये देखकर हैरान होता है कि हम लोग उनसे पहले पहुंच गए यहाँ पर। बस का फ्यूल फिल करने के बाद मैं भी नीचे उतरता हूँ और सारी लड़कियां भी स्टोर से बाहर आ जाती हैं। वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर ट्रेविस कहता है, इतनी सारी लड़कियां, मुझे उस लड़के से जलन हो रही है, ये तो मेरे सपनों को जी रहा है। इनका बॉस कहता है, इसके साथ जितनी भी लड़कियां वो सारी की सारी काफी सुंदर हैं। इन लोगों ने पहले लड़कियां नहीं देखी हैं क्या जो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। खैर विवियन मेरे पास आकर मुझे बताती है, लूकस इनमें से दो लोगों के पास टैलेंट्स हैं। वो येलो बालों वाला क्रीपी लड़का, उसके पास बी रैंक का स्किन हार्डनिंग टैलेंट है, पर उसकी अटैक पावर कम है। मैं उससे पूछता हूँ दूसरे वाले का क्या। विवियन बताती है, उसके पास भी बी रैंक टैलेंट है, स्पाइक स्किन, वो अपनी स्किन को स्पाइक्स में कवर कर सकता है। मैं विवियन से कहता हूँ, मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। विवियन कहती है, अगर ये लोग फाइट करना चाहते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वैसे भी हमारी दुनिया नहीं है, यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन लोगों की नजर हमारी
क्लास की लड़कियों पर है। मैं तेज आवाज में कहता हूँ, हम लोग यहाँ पर पहले आए थे इसीलिए हमने सारा सामान ले लिया है और ये गैस स्टेशन हमारा है। ये सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। ट्रैविस कहता है, क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम लोग यहाँ पर पहले आए इसीलिए सब कुछ तुम्हारा है। उसका बॉस कहता है, ये सिर्फ एक अकेला लड़का है इनके ग्रुप में, आखिर इसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है हमें चैलेंज करने की। ट्रैविस, चलो चलकर उनसे कुछ लड़कियां ले लेते हैं और उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देंगे। ये कैसे कैरेक्टर्स है यार, इन्हें तो ठरकी भी नहीं कह सकता, इन्हें तो डायरेक्ट जेल में डालो, ये डिजर्व नहीं करते यहाँ पर रहना। खैर आगे वो ट्रेविस नाम का लड़का कहता है, पहले उस लड़के को जान से मार दो, उसके बाद सारी लड़कियां हमारी होंगी। ऑफ कोर्स से इनकी बातें सुनकर वो लड़कियां डरी हुई होती हैं थोड़ी सी। ट्रेविस की बात से उसके साथ जितने भी लड़के होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रेविस की बस वाली लड़कियां काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ट्रेविस एक जानवर है। ट्रेविस ने उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा किया होता है। ट्रेविस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है मुझ पर अटैक करने के लिए, पर मैं एयर स्लैश का इस्तेमाल करके उसे बीच से ही काट देता हूँ, जिसे देखकर उसका बॉस हैरान हो जाता है। ट्रेविस एक ही अटैक में मर जाता है। उसका बॉस तुरंत अपनी बॉडी को स्पाइक्स में बदल देता है और मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर पीछे से नोरा उसे खत्म कर देती है। उन दोनों को मरा हुआ देखने के बाद ट्रेविस के साइड के कुछ लड़के भाग जाते हैं, पर कुछ लोग उसका बदला लेना चाहते थे, पर ज्यादातर लोग भाग ही जाते हैं। विवियन नोरा से कहती है, नोरा किसी पर भी रहम मत करना, अगर इनमें से कोई भी जिंदा बचता है तो हमें आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। मैं सबको ऑर्डर देते हुए कहता हूँ, अटैक करो। राइले मेरी दी हुई शर्ट को उतारती है और अपने बड़े वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद वो उन लोगों के पास जाती है जो कि उसकी टीम की लड़की को मार रहे होते हैं अकेले। राइलो को देखते उनकी फट जाती है। राइले उनमें से एक को उठाती है और जोर से हवा में घुमाकर जमीन पर फेंक देती है। नोरा भी एक एक करके सबको मारे जा रही होती है। उसका मोटिव सबको जान से मारना होता है, वो किसी को भागने का मौका भी नहीं देती और उन्हें बेरहमी से मारे जा रही होती है। अपने सामने ऐसे लोगों को मरता हुआ देखकर सारी लड़कियां थोड़ी थोड़ी घबराई हुई होती हैं। ट्रैविस की बस से वही लड़का निकलता है जिसको ट्रैविस ने मारा था। वो काफी खुश नजर आ रहा होता है। वो आते ही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझे शुक्रिया बोलने लगता है कि मैंने उसके दुश्मनों को मार दिया। वो अपना सर जमीन पर रखकर कहता है, मुझे माफ करना सारी मुश्किलों के लिए। वो दोनों हमारे बस ड्राइवर्स थे। वो बंदा बताता है कि उन लोगों ने इसकी गर्लफ्रेंड को भी असॉल्ट करा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी बाहर आकर मुझे शुक्रिया बोलने लगती है। अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद वो लड़का उसे गले लगा लेता है और दोनों रोने लग जाते हैं। विवियन मेरे पास आती है और कहती है, क्या अभी भी कोई ट्रैविस का साथी बचा हुआ है? वो लड़का तुरंत कहता है, मैं बताता हूँ, एक अकेला बचा हुआ है, वो देखो वो रहा। ये लड़का ट्रैविस के साथ काफी ज्यादा क्लोज था। ये भी उसकी तरह है क्योंकि ओवन ने उसका राज सबके सामने खोल दिया होता है, इसीलिए वो बंदा ओवन को मारने जा रहा होता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारे मैं बीच में आकर उसे रोक देता हूँ। मैं विवियन से कहता हूँ, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि ओवन सच बोल रहा है कि नहीं। विवियन अपनी पावर के यूज करती है और एक बैरियर क्रिएट होता है। बाकी सारे के सारे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स लग रहे होते हैं, पर वो बंदा जिसको ओवन ने ट्रैविस का साथी बताया था वो रेड कलर में अपीयर हो रहा होता है। इसका मतलब होता है कि वो ट्रैविस से कनेक्टेड है। जैसे ही विवियन मुझे ये सब कुछ बताती है मैं सीरियस होकर कहता हूँ, अगर कोई भी मेरी क्लास की लड़कियों को टारगेट करेगा तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये कहते हुए मैं अपना हाथ ऊपर करके एयर स्लैश का इस्तेमाल करता हूँ और उस लड़के को जान से मार देता हूँ। विवियन कहती है, तुम ये बोलते हुए काफी कूल लग रहे थे। ओवन मुझसे आकर कहता है, सर क्या अब हम लोग जा सकते हैं? मैं उससे कहता हूँ, हाँ तुम लोग जा सकते हो। वो जाते हुए कहता है, आपका ये एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं एक दिन इसे जरूर से चुकाने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स के वोट की वजह से वो नया ड्राइवर बन जाता है अपनी बस का। वो जाते वक्त भी मुझे शुक्रिया बोलता है और अपनी कार को लेकर यहाँ से चला जाता है। मैं जब पीछे अपने क्लासमेट्स की तरफ जा रहा होता हूँ तभी देखता हूँ नोरा अचानक से जमीन पर गिर जाती है। सब लोग जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं। नोरा क्या तुम ठीक हो? उसके बाद विवियन मुझसे कहती है, वैसे तुम्हारा शुक्रिया लूकस हमें बचाने के लिए, अगर तुम हमारे साथ ना होते तो वो घटिया लोग हमें ले जाते हैं। एमा भी मेरे गले लगकर मुझे शुक्रिया बोलती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लूकस मुझे और मेरी सिस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि उसने मुझे अचानक से हक करा होता है इसलिए मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ या कहूँ तो ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तभी ब्रियाना सारी लड़कियों को साइड करके यहाँ पर आती है और जब वो यहाँ पर लोगों को मरा हुआ देखती है तो वो मुझसे कहती है, तुम तो खूनी हो, तुम इन्हें मार कर भगा भी तो सकते थे, तो फिर तुमने इन्हें इतनी ब्रूटली क्यों मारा? एक लड़की ब्रियाना से कहती है, वो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लूकस और बाकी सबने मिलकर हमें प्रोटेक्ट करा है, तो फिर आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? ब्रियाना मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हो गया, एक खूनी तो खूनी ही हुआ है ना, मैंने तो इनसे नहीं कहा था कि ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करें। वो बाकी सबको भी लूकस और नोरा के खिलाफ भड़काने लगती है। लड़कियों मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग सच में खूनियों के साथ रहना चाहती हो? अगर हम लोग कभी घर वापस जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग पुलिस मैन की कंप्लेन करेंगे और खास करके हम लोग नोरा की रिपोर्ट करेंगे। उसने अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ऐसे करा जैसे वो सब्जियों को काट रही हो। ये लड़की बहुत खतरनाक है। पर कोई भी लड़की ब्रियाना की बातों में नहीं आती। कुछ लड़कियां तो ये भी कहती कि ब्रियाना तो हमारी क्लास में होनी ही नहीं चाहिए थी। सारे लोग लूकस और नोरा की तारीफ करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि आज हम उनकी ही वजह से सेफ हैं। एक लड़की तो ये भी कहती कि तुम्हें तो हमारी बस पर होना ही नहीं चाहिए। और सब लोग एक साथ मिलकर ही ब्रियाना को बुरा भला कहने लगते हैं। सबको अपने खिलाफ देखकर ब्रियाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ? आखिर तुम सब एक साथ मेरे खिलाफ कैसे हो गए? उसके बाद वो सीरियस होकर कहती है, तुम सारी की सारी लड़कियां लूकस को पसंद करती हो, इसीलिए तुम लोग मुझे हेट करने लगी हो।
तुम लोग लूकस का साइड इसलिए ले रही हो क्योंकि वो एक लड़का है। ये बात सुनकर एक लड़की ब्रियाना के पास आती है और कहती है चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो एक लड़का है इसलिए हम लोग उसका साइड नहीं ले रहे हैं। वो अच्छा है इसलिए हम लोग उसका साइड ले रहे हैं। बीच में जेंडर को मत लाओ। सबको अपने अगेंस्ट देखकर ब्रियाना काफी ज्यादा शौक हो जाती है। एक लड़की तो आगे आकर ये तक कह देती है ब्रियाना तुम हमारी क्लासमेट बनने के लायक ही नहीं हो, तुमको तब तक मर जाना चाहिए था। इन सब की बातें सुनकर ब्रियाना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो कहती है ठीक है अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। बाद में मुझे वापस लाने के लिए भीख मत मांगना। ये सुनकर मैं ब्रियाना से कहता हूँ अब तुमने खुद ही जाने का फैसला कर लिया, इसीलिए 15,200 बस का ड्राइवर होने के नाते मैं ब्रियाना को एक्सपेल करता हूँ। ये सुनते ही ब्रियाना शौक हो जाती है और बाकी की लड़कियां भी नोरा को छोड़कर। एमा अपने मन में सोचती है अभी क्या हुआ, लूकस ने बस इतना कहा कि वो ब्रियाना को एक्सपेल कर रहा है और सिस्टम ने उसके एक ही कमांड में ब्रियाना को एक्सपेल कर दिया। मैं उन सबके सामने खड़े होकर कहता हूँ मैं किसी को भी एक्सपेल कर सकता हूँ, ये मेरे ड्राइवर होने का एक राइट है। मैं कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर ब्रियाना खुद ये डिजर्व करती है। ये कहकर हम सारे के सारे लोग बस के अंदर जाने लगते हैं सिवाय ब्रियाना के। ब्रियाना ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। हम सारे लोग बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। एक लड़की बोलती है क्या ब्रियाना सच में एक्सपेल हो चुकी है। दूसरी वाली कहती है लगता तो ऐसे, ये सिस्टम वैसे भी झूठ नहीं बोलता। अब ब्रियाना का खेल खत्म है। और भी दो लड़कियां आपस में बात करती है। उनमें से एक कहती है इस बार ब्रियाना ने लूकस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था। वो बार बार उसके फैसलों में टांग अड़ाती थी। मैं एमा से दरवाजा बंद करने के लिए कहता हूँ। एमा ब्रियाना के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ब्रियाना तुरंत रोने लगती है और जमीन पर बैठकर कहती है नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसे इतनी जल्दी अकल आ गई। वो जब खिड़की पर खड़ी होकर रो रही होती है तभी विवियन नोरा के पास जाकर उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर नोरा काफी सीरियस हो जाती है। वो अपनी सीट से उठती है और एमा को डोर खोलने के लिए कहती है। मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। वो मुझसे कहती है मुझे ब्रियाना से कुछ बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एमा से कहता हूँ ठीक है डोर को ओपन कर दो। एमा डोर को ओपन कर देती है। नोरा बस के बाहर चली जाती है, जिसे देखकर ब्रियाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम मुझे वापस लेने आ ही गई, कुछ ज्यादा ही जल्दी तुम लोगों को रिग्रेट नहीं होने लगा। अब ये मत कहना कि मुझे वापस ले जाने के लिए तुम मुझसे भीख मांगोगे। मेरा यकीन मानो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। नोरा सीरियस फेस के साथ कहती है मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर नोरा गैस स्टेशन के अंदर जाने लगती है। पीछे से मुस्कुराते हुए ब्रियाना कहती है तुम लोग तो मुझे बस से निकाल देते हैं ना, पर मैंने आखिर गलत क्या कहा था। तुम लोग एक खूनी और तुम लोगों ने मुझे अबेंडन करने की भी कोशिश की। ये कहकर वो भी नोरा के पीछे जाने लगती है। ब्रियाना स्पॉइलर दे रहा हूँ मत जाओ। अंदर पहुंचने के बाद ब्रियाना कहती है अब बताओ कि तुम मुझसे क्या बोलना चाह रही हो। तुम लोग सुपीरियर होने की कितनी एक्टिंग करते हो, तुम सारे के सारे लोग डिस्गस्टिंग हो। तभी नोरा अपनी कुल्हाड़ी को समन करती है और उसे घुमाती है और फिर ब्रियाना के सामने करती है, जिसे देखकर ब्रियाना काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर कर पीछे होने लगती है। वो कहती है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। नोरा अपनी कुल्हाड़ी को घुमाकर जोर से मारती है और बस सीन शिफ्ट होता है। नोरा स्टोर से अकेले ही बाहर आती है। ब्रियाना उसके साथ नहीं होती। पहले ही मना कर रहा था कि नोरा के साथ अंदर मत जाओ। नोरा चुपचाप बस के अंदर आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है। वो कहती है बस को स्टार्ट करो और यहाँ से चलो। एमा वैसे ही करती जैसा नोरा कहती है। जोए विवियन के पास पहुंचकर उससे पूछती है आखिर तुमने नोरा से ऐसा क्या कहा था जो वो ब्रियाना से बात करने चली गई। विवियन कहती है कुछ भी नहीं। गुस्से में कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। पीछे से एक लड़की कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोए अब बड़ी हो चुकी है। ये सुनकर विवियन हंसने लगती है। नोरा मेरी साथ वाली सीट पर ही बैठी होती है। मैं नोरा की तरफ देखते हुए कहता हूँ तो तुमने वो कर ही दिया। एमा मेरे पीछे आकर मुझसे कहती है लुकस तुम्हें क्या लगता है कि नोरा ने ब्रियाना से क्या बात करी होगी और ब्रियाना नोरा के साथ वापस क्यों नहीं आई। ब्रियाना वापस नहीं आने वाली। ब्रियाना का खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें पता नहीं कैसा लगा होगा पर मुझे मजा आया। बहुत ज्यादा अनोइंग कैरेक्टर थी वो, उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा था। खैर जो लुकस होता है वो बहाना बनाते हुए एमा से कहता है नोरा ने उससे बस पर वापस आने को कहा था पर उसने मना कर दिया। ये सुनकर एमा निराश होती है और कहती है नोरा तो इतने अच्छे से उसे वापस लाने गई थी। ब्रियाना पूरी की पूरी पागल है जो उसने मना कर दिया। वो जरूर से पछताएगी। ये सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ जरूर से ब्रियाना को पछतावा हुआ होगा, पर अब क्या फायदा। बाकी लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि नोरा ने ब्रियाना के साथ क्या किया, पर वो सब बिल्कुल चुप है। उसके बाद मैं बात बदलते हुए कहता हूँ वैसे एमा जब तुमने मुझसे कन्फेस करा था तब क्या तुम सच में मुझे पसंद करती थी। ये सुनते ही एमा वापस से ब्लश करने लगती है और अपना सर नीचे कर लेती है। मैं भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता हूँ। सारे लोग हमें ही देखने लगते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ और हंसने लगता हूँ। आगे हमारी बस एक जगह पर जाकर रुक जाती है और हम सारे लोग बस से उतर जाते हैं। नोरा मेरे पास आती है और मुझसे कहती है तुम ब्रियाना के लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। मैं उससे कहता हूँ मैं गुस्सा क्यों हूँगा। नोरा रोते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। वो कितने सालों से हमारी क्लासमेट थी पर मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। मैं नोरा से कहता हूँ मुझे जरा सा भी उसका बुरा नहीं लगा जो कुछ भी तुमने करा। ये सुनकर नोरा थोड़ी खुश हो जाती है और मुझे शुक्रिया बोलती है। विवियन हमारे पास आकर कहती है आखिर ये प्रेमी जोड़ा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनकर नोरा शर्मा जाती है और कहती है ऐसी बातें मत करो। विवियन मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। मैं विवियन को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता हूँ
नोरा ने ब्रियाना को तब मारा जब विवियन ने उससे कुछ कहा था। अपने टैलेंट की वजह से विवियन को जरूर से फ्यूचर के बारे में कुछ पता चला होगा। पीछे से नोरा मुझे काफी देर से घूरे जा रही होती है। मैं मुड़कर उससे पूछता हूँ आखिर क्या हुआ। वो तभी मुझसे कन्फेस करते हुए मुझसे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लूकस। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ, हाँ मुझे लगा ही था। ये सुनकर वो मुझसे पूछती है, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं उसे टीज करते हुए कहता हूँ, मैं भी खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि किस बेवकूफ को उसने अभी अभी प्रपोज करा है। मैं उससे कहता हूँ, अरे यार मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसके काफी क्लोज आने लगता हूँ। तभी वो मुझसे कहती है, तो क्या लूकस तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं उससे कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं। वो कहती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। मैं उससे कहता हूँ, तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हारे पैर काफी लंबे और प्यारे हैं। तो लूकस को पैर पसंद है नोरा क्या। बड़ी अजीब फैंटेसी है, पर हमें क्या। नोरा ही सुनकर कहती है, अगर तुम्हें मेरे पैर पसंद है तो तुम इन्हें टच कर सकते हो। क्या चल रहा है यार इस स्टोरी में। आगे लूकस उसे थोड़ा और टीज करता है, जिसके बाद नोरा कहती है, तो अब तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। ये तो सामने से गर्लफ्रेंड बनने को कह रही है। लूकस कहता है, यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई प्ले बॉय हूँ। नोरा आगे मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पहले से पता है कि तुम एमा को भी पसंद करते हो और बाकी लड़कियों को भी। ये सुनकर मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। नोरा थोड़ी टेंशन में होती है और अपने मन में कहती है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो लूकस को मैं ही हासिल करूंगी। और ये कहते हुए वो लूकस को किस कर लेती है। दूर से ही सब देखने के बाद एमा की ब्रेड गिर जाती है। उसकी बहन वो ब्रेड उठाते हुए उससे कहती है, तुम्हें भी थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा। देखो नोरा उसे ऑलरेडी किस कर रही है। ये सुनकर एमा थोड़ी निराश हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं, नोरा कहती है, तुमने मुझे इतने कस के क्यों पकड़ के रखा था। उधर दूसरी तरफ एमा की बहन उससे कह रही होती है, अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो लूकस तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। एमा कहती, तुम अब बहुत ज्यादा बकवास करने लगी हो। उसकी बहन कहती है, तुम भी उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। उन्हें ज्वाइन कर लो, क्या कह रही है भाई ये सुनकर एमा भी थोड़ी शर्माने लगती है और नोरा और लूकस को देख रही होती है दूर से। नोरा लूकस से बोलती है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सेम चीज लूकस भी बोलता है। उसके बाद हम सब अपनी बस में आकर बैठ जाते हैं। एमा ड्राइव कर रही होती है। मैं सिस्टम पर वाटर कलेक्टर बना रहा होता हूँ और जैसे ही वो बन जाता है मैं उसे ओके कर देता हूँ। तभी सिस्टम से एक लाइट निकलती है और वो सीधा जाकर एक जगह पर वाटर कलेक्टर बना देती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मैं उसके पास खड़ा होकर सबको बताता हूँ, ये वाटर कलेक्टर सबके लिए है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। जोई तो जल्दी से आकर मेरे गले ही लग जाती है और कहती है, लूकस सबसे कमाल का है। तभी मैं उससे कहता हूँ, पर ये फ्री नहीं होने वाला, इसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये सुनकर जोई मुंह बना लेती है और कहती है, लूकस इतना भी अच्छा नहीं है। खैर रात में हम लोग वापस से ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए बस को आगे लेकर जा रहे होते हैं। जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, सारे के सारे ज़ॉम्बीज रात में और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बाकी के सारे लोग उन ज़ॉम्बीज से डर रहे होते कि कहीं वो बस को तोड़कर अंदर ना आ जाए। एमा बस चलाते हुए सबसे कह रही होती है, कोई भी चिंता मत करो, लूकस और नोरा हमारे साथ है, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। दो लड़कियां पीछे बैठी आपस में बातें कर रही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है नोरा और लूकस आपस में डेट कर रहे हैं। आखिर वो लोग लास्ट वाली सीट पर क्या कर रहे हैं। दूसरी वाली कह रही है, थोड़ा धीमे बोलो, वो हमें सुन लेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लूकस और नोरा होते हैं वो सबसे पीछे वाली सीट्स पर बैठे होते हैं। लूकस थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि तुम आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। नोरा अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं लूकस की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे जो कुछ भी करना है मैं उसके साथ कर सकती हूँ। क्या करना है तुम लोगों को। खैर इस बार ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। वैसे भी तुम ठरकी लोग हर एक चीज का गलत ही मतलब समझोगे। लाइक नोरा कुछ अच्छा भी तो कह सकती है और वैसे ही वो कहती भी है, लूकस तुम मेरी गोद में अपना सर रखकर सो जाओ। लूकस थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, नोरा क्या तुम सीरियस हो। नोरा कहती है, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर लूकस काफी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है जैसा तुम कहो। और इसके बाद वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह। लूकस जैसे ही उठता है उसका सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, आपको दोबारा से दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहले ऑप्शन में आपको 20 रैंडम वेपन्स मिलेंगे और ऑप्शन 2 में आपको 200 चिकन नगेट्स मिलेंगे। लूकस तुरंत ऑप्शन 1 को सेलेक्ट कर लेता है, यानी 20 रैंडम वेपन्स को। वो सारे रैंडम वेपन्स उसकी इन्वेंट्री में आ जाते हैं। वो अपनी इन्वेंट्री से एक चैंसो को बाहर निकालता है। सिस्टम उसे उस चैंसो के बारे में सब कुछ बताता है। इस चैंसो का नाम है इन्फिनिट चैंसो और इसका ग्रेड कॉमन सुप्रीम है और ये चैंसो रिन्यूएबल पावर सप्लाई के साथ है। इसे 2 घंटे यूज करने के बाद इसे 5 घंटे तक चार्ज करना पड़ेगा। इसका डैमेज बहुत ज्यादा हाई है। ये देखकर लूकस कहता है, रिन्यूएबल पावर, इसकी मदद से तो मैं ज़ॉम्बीज को मक्खन की तरह काट सकता हूँ। नोरा उस चैंसो को देखकर मेरे पास आती है और कहती है, ये तो काफी कमाल का है, क्या ये आज का तुम्हारा रिवॉर्ड है। मैं उसे बताता हूँ, हाँ और 19 और भी वेपन्स हैं। मैं बाकी सबको भी बताता हूँ कि आज मुझे रिवॉर्ड में 20 वेपन्स मिले हैं और मैं उन सारे के सारे वेपन्स को उन लड़कियों में बांट देता हूँ, नोरा, विवियन और बाकी की लड़कियों में। तभी सिस्टम बताता है, ड्राइवर लूकस तुम्हारी बस शट डाउन होने वाली है। जैसे ही बस शट डाउन होती है हम सब तुरंत बस से बाहर आ जाते हैं। इस बार शट डाउन की ड्यूरेशन काफी कम हो जाती है, वो 7 मिनट की होती है। मैं बस से सबको बाहर निकालता हूँ पर इस बार बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड होती है। जोई तुरंत मेरे पीछे आकर मुझसे चिपक जाती है और कहती है, लूकस और नोरा तुम दोनों काफी लंबे हो, तुम लोग मेरे सामने खड़े होकर मेरे लिए हवा को रोको। सबको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। एक लड़की राइले से उसकी जैकेट मांगती है पर राइले साफ मना कर देती है। विवियन सबको बताती है कि आज का टेम्परेचर कल से काफी ज्यादा कम है। लूकस सबसे कहता है, अब समय खाने पानी के अलावा गर्म कपड़े भी ढूंढने होंगे। अगर हर एक दिन टेम्परेचर पहले से कम होता गया तो हमें मुश्किल होगी। तभी वो बुरी लड़की मेरे पास आकर मुझसे कहती है, लूकस मेरे पास पानी खत्म हो गया, क्या तुम मुझे एक बोतल दे सकते हो। पर मेरे रिएक्शन देखकर वो बुरी लड़की तुरंत कहती है, कोई बात नहीं मैं समझ गई, मुझे माफ करना। और ये क्या कर वो यहाँ से जाने लगती है पर मैं उसे रोक कर उसे वो पानी की बोतल दे देता हूँ और उसे कहता हूँ,
तुम पर मेरा एहसान रहेगा। वो लड़की थोड़ी खुश होकर कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं उससे कहता हूँ, अगले स्टॉप पर मैं चाहता हूँ कि तुम एमा और उसकी बहन को प्रोटेक्ट करो। यही तुम्हारा मौका अपने पापों का पश्चाताप करने का। कभी कभी इतनी सही हिंदी बोलता हूँ यार मैं। खैर वो लड़की कहती है, मैं समझ गई, मुझे कभी भी उन दोनों को बुली नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर वो चली जाती है। हम देखते हैं सामने से एक ज़ॉम्बीज़ की आर्मी हमारी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। मैं उन्हें देखते अपनी चैंसों को बाहर निकालता हूँ और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता हूँ। मैं एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मारे जा रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी की लड़कियां भी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करे जा रही थी। पर तभी हमारे पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाग उठता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो मेरे ऊपर अपना पैर रखने ही जा रहा होता है कि मैं उसके अटैक से बच जाता हूँ। मैं किसी तरह उससे बचता रहता हूँ। मैं सबसे चिल्लाते हुए कहता हूँ, बस का शटडाउन खत्म हो चुका है, जल्दी से उसमें बैठ जाओ। सारे लोग जल्दी से बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी राइल अपने बड़े वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बड़े होते ही वो बस को अपने कंधे पर उठा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। वो मुझे भी उस मॉन्स्टर के पास से उठा लेती है और मुझे भी लेकर आगे भागने लगती है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हमारी तरफ फेंकता है, पर राइल अपने भागने की स्पीड बढ़ा लेती है और उस पत्थर से बच जाती है। वो मॉन्स्टर ये देखकर काफी गुस्से में होता है। आगे एक सेफ प्लेस पर पहुंचने के बाद राइले उस बस को और मुझे नीचे रखती है और मुझे डायरेक्ट उठाकर बस के अंदर ही रख देती है, जैसे कि मैं कोई खिलौना हूँ। उसके बाद जैसे ही बस वापस से चलना शुरू करती है, वो भी बस के अंदर आकर बैठ जाती है और इस बार वही बस चला रही होती है। पर वो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, इसीलिए मैं उसके पास आता हूँ पानी लेकर और साथ में कुछ कुकीज भी। मैं उसे वो कुकीज खिलाता हूँ और उसकी जैकेट उसे वापस से पहना देता हूँ। उसके बाद मैं पानी की बॉटल्स बाकी लड़कियों को भी देता हूँ। वो सब मुझे शुक्रिया बोलती हैं। जब वो बुली वाली लड़की मुझे शुक्रिया बोलती है, मैं उससे कहता हूँ, मुझे नहीं बल्कि एमा और उसकी बहन को शुक्रिया बोलो। एक एक करके सारी की सारी पानी की बोतल्स खत्म हो जाती हैं। उन सारी बोतल्स को बांटने के बाद नोरा मुझसे कहती है, हमारे पास ज्यादा पानी नहीं बचा है, ऐसे तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं नोरा से कहता हूँ, तुम इसके बारे में परेशान मत हो, मैं सोचता हूँ कुछ। तभी सिस्टम वापस से ओपन होता है और कहता है, आपका अगला स्टॉप है एशमोर स्टेशन। एशमोर विलेज आपके बहुत करीब है। मैं विवियन से कहता हूँ कि आगे की विलेज है, जरा अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके देखो कि वहाँ पर कौन सी मुश्किलें हमारा इंतजार कर रही हैं। विवियन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती जाती है, एशमोर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक ब्लैक चेस्ट है। वो एक मिड ग्रेड का ब्लैक आयरन चेस्ट है। उसके अंदर हम बहुत सारी सप्लाईज स्टोर कर सकते हैं। रास्ते में हमें 3 रोटर्स मिलेंगे। अगर हम उन्हें लेकर एशमोर विलेज तक जाते हैं तो हमें 6 बस कॉइंस मिलेंगे, पर उन्हें मारने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम 100K के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।